कर दें। गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, सर ने बता दिया होगा आपको, जनरल साइंस के लिए बोला है। जनरल साइंस आपको जो है पढ़ानी है। जनरल साइंस में आपको जो है, देखो आपके पास जो है ना, ये आपने एक बार उसका देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, उसमें। तो आप मुझे बताओ, एक बार आपको जानकारी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से। देखो, अगर आप इसका देखना चाहो तो इसके दो दो बार जो पेपर हुआ है, एक बार मैं लिख के लाया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं, ताकि एक आपको आइडिया रहे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास है ये या नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, जो साइंस के क्वेश्चन है 2016 में तो आए थे 18, और 2012 में आए थे आपके पास 15 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो लगभग मतलब आप मान के चलो 18 से 15 क्वेश्चन के बीच में जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी पीसीएस में थोड़े से ज्यादा जाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने उत्तराखंड पीसीएस का बताया था। तो 18 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो, जिसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो आपके पास बायोलॉजी से होंगे। ठीक है ना। और बायोलॉजी से भी जो है मानव विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो मानव विज्ञान ही आपने पढ़ना होगा इसमें, ये ध्यान रखना। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का आप अपने अपने हिसाब से देख लेना ना। तो जनरल साइंस का मैंने ये बता दिया, 18 और 15, एक बार 18 है क्वेश्चन, एक बार 15 है। तो इसी उसमें जो है रेशियो में रहते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें जैसे आपको पढ़ना क्या क्या होता है, किस किस तरह से हमने बात करनी होती है। तो इसमें एक तो आपके पास कुछ सिस्टम वगैरह पढ़ने होते हैं। आप ये बताओ, जैसे साइंस आपने पढ़ी पहले, बायोलॉजी पढ़ी हुई है ना। तो अगर पढ़ी हुई है तो सीधा हम फिर टॉपिक से बात करते हैं। इसमें मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह देने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एक जानकारी है ये आपको। इसको जैसे स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं बायोलॉजी का, मतलब ऐसा नहीं है। इसके क्या पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट चैप्टर है, मतलब जिस चैप्टर को जहाँ से पढ़ोगे वहीं से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो बायोलॉजी को वैसे ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं सेल से करते हैं, वैसे ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि सेल से स्टार्ट किया जाए, लेकिन इन जनरल ऐसा माना जाता है कि सेल से हम जो है बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो सेल से इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। सेल क्या है, किस तरह से सेल होती है, क्या इसके फंक्शन है सेल वगैरह के। ठीक है ना। तो सेल पे एक काम करता हूँ, मैं 5 मिनट का ओवरऑल व्यू दे देता हूँ सेल पर, कि 5 मिनट है क्या, किस डायरेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं सेल को। और उसके बाद जो है फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा सेल का है क्या। कोई है क्या, कोई आया क्या, ये किधर आ जाएगी सीट। स्टूल है ना। अच्छा अच्छा। आप स्टूल कहाँ पे सब, स्टूल, स्टूल, चलो भाई, स्टूल हो गया कि अच्छा उधर बैठ जाओ बच्चे। आज इसको कल से वहीं पे लगाएंगे क्लास ना, आज ये परेशान हो गए आज। कोई नहीं, अब चलो छोड़ो। ठीक है ना। हाँ क्या चीज, अच्छा कोई नहीं उसमें, कोई नहीं उसमें क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। क्या चीज, अरे कोई, आप छोड़ो ये सब चीजें, आप उस पर ध्यान दो। हाँ सेल पे बात करो, आप सेल पे बात करो। ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं सेल। तो इसको जो बोला जाता है आपके पास साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना। साइटोलॉजी का मतलब होता है आपके पास क्या, साइटोलॉजी ये एक जो है ब्रांच होती है, जैसे बायोलॉजी है ना, इसे बोलते हैं कोशिका विज्ञान। जो कोशिका विज्ञान है, अगर आप जैसे नीट वगैरह करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता है। बेसिकली हमने जो पढ़ना है इसमें, ये 2 क्लास लेनी है इसमें, 2 या 3 क्लास। मैं आपको बता दूं, जो ओवरऑल हमारी क्लास रहेंगी बायोलॉजी पे लगभग 20 क्लास के आसपास रहेगा। और मान के चलो 20 क्लास में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें आप ये इसमें जो करना है, आपको करना क्या है, जैसे मान के चलो मैं एक एक टॉपिक आपको करूंगा, जैसे सपोज करो सेल करा रहा हूँ। तो बस आपने करना क्या है, एक तो क्लास देखनी है। ठीक है ना। और क्लास नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, एक बुक ले लेनी कोई भी प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन हो। और देखो, यूपी पीसीएस के लिए तो जो बेस्ट होती है वो घटना चक्र होती है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड भी जो है यूपी पीसीएस की ही कॉपी करता है, जब मैक्सिमम क्वेश्चन वो वहीं से ही पूछता है। देखो, उत्तराखंड पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो जो उत्तराखंड पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं, वो आप क्या काम करना, उसको ले सकते हो। वैसे मेरा फोकस जो है उत्तराखंड पीसीएस पे पूरा ध्यान रखूंगा मैं। सर सर हम्म, मेरे पास घटना चक्र है, तो सर फिर हमें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं ना। हाँ कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो सुनो, घटना चक्र मेरे हिसाब से इनफ है।
घटना चक्र और नोट्स। फिर भी अगर कोई लेना चाहे बुक तो आप एक काम कर सकते हो, आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो। उससे अलग अगर लेना चाहो तो या तो किसी के पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट ले लेना, अगर किसी के पास साइंस की परीक्षा वाणी रखी है तो वो इनफ है, ठीक है ना। रीजन क्या है, और दूसरी बात मैं बता दूं, ये केवल पीटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जा रही है, क्योंकि मेंस में आपके पास जनरल साइंस है नहीं, तो ये केवल प्री के हिसाब से है, तो प्री के हिसाब से आपने पढ़नी है, ठीक है ना। मेंस में क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो जनरल साइंस आपकी जो है मेंस से हटा दी गई है। मेंस में जो आएगी आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग होती है, जनरल साइंस अलग होती है, तो इसमें तो आपको बायोलॉजी करनी है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का हम देखेंगे बाद में जैसे कुछ भी होगा, तो ये रखना है। इसके बाद अगर देखो मैं आपको बताऊं, अगर और भी कोई बालक अगर इच्छुक हो पढ़ने का, तो किसी के पास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ी हो, ध्यान ये रखना है एनसीईआरटी ही पढ़ना, मतलब उसकी समरी मत पढ़ लेना कहीं से, जैसे आजकल मार्केट में जो है समरी की बुक हो जाती है ना, समरी मत पढ़ना। रीजन क्या है मैं आपको बताऊं ना, देखो एनसीईआरटी ठीक है हर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन दो सब्जेक्टों के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट फंसते हैं, 12th तक की है ना, उसमें 11 12 इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो है जनरल साइंस में, जनरल साइंस में पिछली बार मैंने देखा था जो इसमें जो एनसीईआरटी में बॉक्स बने हुए होते हैं ना, एक फिगर सी बना के दे देता वो, और वो क्वेश्चन टाइप के जो पूछता, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ते समय ये ध्यान रखना, मतलब खुद से एनसीईआरटी मत पढ़ लेना, मतलब मान के चलो देखो इसमें एनसीईआरटी में क्या आपको 6 दिन एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो 3 चैप्टर तो 9th में है बायोलॉजी के, और 3 4 चैप्टर है इसमें 10th में, तो कुल मिला के आपके जो है 7 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। एक चैप्टर को एक दिन पढ़ना है। पढ़ना तभी है जैसे मान के चलो इसमें जो है ना 4th चैप्टर है, 9th में 4th चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, जीवन की आधारभूत संरचना। तो ये क्या है, इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो इसको तब पढ़ना है जब मैं पूरी कंप्लीट सेल पढ़ा दूं। रीजन क्या है, जैसे मान के चलो मैंने 3 लेक्चर सेल पे लिए, तो इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप कंप्लीट इसको पढ़ पाओगे, एक ही दिन में पढ़ दोगे 2 3 घंटे में बैठ के। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मतलब वैसे पढ़ोगे तो शायद मुझे लगेगा ज्यादा समय लग जाएगा, और ऐसे पढ़ोगे तो 1 1.5 घंटे में पढ़ी जाएगी। लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ऐप में जो है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन जो है एनसीईआरटी का ऐप वगैरह होते हैं शायद, हाँ तो उसमें जो है वहां से ले लेना, और उसको डाउनलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ लेना ऑनलाइन, मतलब प्रिंट आउट वगैरह मत निकलवाना। तो देख लेना अगर बुक है किसी के पास तो बुक ले लेना, ऐसा भी कुछ नहीं है, बुक में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। इसके बाद घटना चक्र आप लेना चाहो ले लेना, नहीं तो आप नहीं, इसमें जो है ना 9th का ही पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हाँ एनसीईआरटी में, और वो पढ़ना है परसों पढ़ना, अभी मत पढ़ना इसको, परसों नहीं तरसों पढ़ना, ठीक है ना। और इसको 1 1.5 घंटे में आप पढ़ दोगे, मतलब अब पढ़ोगे तो परेशान नहीं करेगा, जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हम बात करते हैं सेल। देखो होता क्या है, इसको सेल को समझने के लिए पहले आप एक काम करो। देखो जो मानव, जैसे फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दीवार किस चीज से बनी हुई है, तो आप कहोगे सर ये जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार है आपके पास ईंटों से बनी हुई। अब मुझे बताओ इस दीवार का जो फंडामेंटल है, जो इसका जो आधार मूलभूत आधार है वो क्या है, तो वो है ईंट, क्योंकि ईंट के बिना आप दीवार नहीं बना सकते। बाकी इस पर प्लास्टर नहीं होता तो भी चलता, तब भी ईंट बनती है, ठीक है ना। जैसे आपने सपोज करो आपने कभी पिज्जा खाया, तो क्या बोलूं, पिज्जा आपने देखा तो पिज्जे का जो फंडामेंटल है वो क्या है, तो वो उसके अंदर जो आटा होता है, पिज्जा का बेस है जी। बेस है। उसके ऊपर तो आप कुछ भी कौन वोन कुछ भी आप लगाते रहो, वो उसका मतलब वही नहीं, क्योंकि जो मेन पिज्जा वो उसी से ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ का जो फंडामेंटल होता है, कोई भी जो जीव होता है उसका जो फंडामेंटल होता है वो होता है सेल। जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, जैसे मैंने ब्लड की एक बूंद ली, तो ब्लड की एक बूंद जो होती है ना वो कई लाखों अरबों सेलों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ मतलब ये है कि अगर कोई भी जीव है तो वो जो मिलकर बना हुआ होगा वो बना हुआ सेल से। तो जब बहुत सारे करोड़ों अरबों सेल मिल जाते हैं, तो सेल मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्या, टिश्यू, इसको बोलते हैं कोशिका, इसको बोलते हैं उत्तक, और टिश्यू से मिलकर बनता है आपके पास क्या, ऑर्गन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंग। फिर बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, अंग तंत्र। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपने एक सेल ली, अब जो सेल है, जब बहुत सारी सेल मिली तो आपके पास टिश्यू बन गया, टिश्यू मतलब उत्तक। जब बहुत सारे उत्तक मिलकर आपके पास क्या बना देंगे, अंग, जैसे हाथ पैर उंगली कोई भी एक अंग बन गया। और जब बहुत सारे अंग मिलकर मतलब अंगों के एक किसी एक पार्ट का अध्ययन करना हो तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, जैसे एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या काम करते हैं, इसमें जो है हम पाचन तंत्र को पढ़ते हैं, अर्थात कौन कौन से अंग है जो पाचन में सहायक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में
इसका मतलब है श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, पार्ट हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो कुल मिलाकर तुमने पढ़ना किसको, सिस्टम को पढ़ना। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसी यही सिस्टम है तो जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सेल पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको टिश्यू पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गन पढ़ने पड़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम। और जैसे ही ऑर्गन सिस्टम बन जाता है फिर आपके पास क्या बन जाती है, एक बॉडी बन जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से बॉडी से आगे जब आप जाओगे तो इन्वायरमेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जब बॉडी बन जाएगी तो बॉडी से आगे बन जाएगी क्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। मतलब जैसे मान के चलो एक आदमी बन गया, जब आदमी 100 आदमी खड़े कर दिए तो वो होगी जनसंख्या। जब अलग अलग तरह के, जब आदमियों के साथ गाय भैंस कुत्ता घोड़े सब कुछ खड़े कर दिए तो वो जनसंख्या के बाद क्या बन जाएगा, समुदाय, ठीक है ना। और समुदाय, जब बहुत सारे समुदाय बन जाएंगे तो आपके पास बायोम वगैरह, ठीक है ना। इस तरह से फिर ब्रह्मांड वगैरह इस तरफ को हम चलते रहेंगे तो यहाँ से आके आप बेसिकली इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हो। वैसे काम की कोई चीज है नहीं। आपने ध्यान क्या रखना, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद बॉडी बन जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेल है क्या, होती क्या है सेल को। तो सेल को पहले कहानी की तरह से समझो। देखो सेल क्यों पढ़ रहे हो, जैसे सपोज करो मैं अपनी ये उंगली चला रहा हूँ तो मेरी इस उंगली में बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना। तो इस सेल का एक अपना काम है, ये जो काम कर रही है ना, ये जो उंगली काम कर रही है ये सेल की वजह से काम कर रही है, क्योंकि इस उंगली के अंदर बहुत सारे अरबों खरबों क्या है, सेल है। अब इस को जो एनर्जी मिल रही है, ये उंगली जो चल रही है, इस उंगली को चलाने के लिए इसके अंदर ही एक एनर्जी है। और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सेल से आ रही है। अब दिक्कत ये है कि सेल से भी कहाँ से आ रही है। तो इसमें दो चीज को आपने ध्यान रखना होता है, जो हम पढ़ रहे हैं सेल को हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमें पहुंचना है, जैसे मान के चलो हमें पहुंचना है सेल तक, तो हम जो है 1 मिनट अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, हम इस सेल तक आ गए। तो ये सेल आ गया। तो सेल के पास बेसिकली होता क्या, अब देखो आप मुझे बताओ, ये उंगली है, कोई भी एक पार्ट है, इस उंगली तक हमारे पास ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड में आपको पता हमारे पास विटामिन मिनरल्स वगैरह सब कुछ ब्लड में होते हैं, ऑक्सीजन भी हमारे पास ब्लड में होती है। देखो जितना भी आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने हवा सांस लिया तो वो भी बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका कहाँ पहुंच जाता है, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड में। कुछ खा पी रहे हो तो उसके जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी कहाँ पहुंचते हैं, ब्लड में। तो सब कुछ हमारा कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। और ये ब्लड लेकर ही कहाँ पहुंचता है, ये ब्लड लेकर आपके पास कहाँ पहुंचेगा, सेल में। और सेल के पास ऑटोमेटिक क्या जाएगी, एनर्जी। और जैसे ही सेल के पास एनर्जी आ जाएगी तो सेल के काम करना होगा, अपना सेल जो है काम करना स्टार्ट करेगा, जो सेल का काम होगा। अब मेन बात है सेल के काम क्या है, हमने सेल के जो है सेल को समझना। तो सेल आप समझ गए। दूसरी बात ये ध्यान रखना होता है, सेल को आप साधारण आंखों से नहीं देख सकते हो, इसको माइक्रोस्कोप से आप जो है देख सकते हो, ठीक है ना। अब सेल के बारे में इतना आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा और सेल पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखोगे ये सेल है। अब बेसिकली सेल के क्या है, तो सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो सेल के जैसे सपोज करो सेल के पार्ट होते हैं, तो सेल के पास जो सबसे पहले एक सेल के पास चारों तरफ एक झिल्ली होगी। देखो अब मैं बताऊं, 1 मिनट मेरी बात पर फोकस करो। हमें इतने सारे ये पार्ट हैं, इन सभी पार्ट का अध्ययन करना है। हमें ये देखना, जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सब पार्ट का अध्ययन करना। अध्ययन में हमने क्या देखना, ये चीज देखनी, दो चीज ध्यान रखनी होती है सभी पार्ट के अध्ययन में। बस आपको बायोलॉजी में इतना ध्यान रखना कौन से पार्ट का क्या काम है और कौन से पार्ट की खोज किसने की है, ये दो काम है। जैसे कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है। राइबोसोम का काम क्या है, ये याद रखना, राइबोसोम की खोज किसने की, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसकी खोज किसने की। तो कुल मिलाकर आप इतना तो आप समझ ही चुके हो कि आपके पास यहाँ से ब्लड वगैरह से आपके पास जो है यहाँ से जो है एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये एनर्जी जो है इसके अंदर चली जाएगी, और जो जितने भी न्यूट्रेंट वगैरह आप मिनरल्स विटामिन लेते हो वो सब कहाँ जाएंगे, सेल में। और जैसे ही सेल में आ जाएंगे फिर सेल के काम करेगा, अपने फंक्शन करने स्टार्ट करेगा। अब इनके एक एक, अब देखो एक एक को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अभी मैं क्या है आपको हल्का सा 5 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब किसी भी को भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता देता हूँ। जैसे इसके चारों तरफ होती है एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि जितना भी बाहर से जो मिनरल्स या विटामिन है उनको अंदर लेना। जो जैसे मान के चलो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को सेल ने अपने अंदर ले लिया। सेल को पहले आप कल्पना करो बहुत छोटा है, साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो कितना छोटा पार्ट है ना, साधारण आंखों से आप देख नहीं सकते हो। तो सेल का काम क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे सपोज करें हैं इसके पास में जो है ब्लड चल रहा है, ये ब्लड चल रहा है। तो इसने ब्लड से क्या काम करा, ब्लड लिया, ब्लड से इसने क्या काम करा, कैसे लेगा अभी मैं समझूंगा। ब्लड से इसने मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ठीक है ना,
जितनी भी चीज है वो सब सेल से लेके अंदर चलेगी। तो सेल से लेके सब कुछ कहाँ चला गया, सब कुछ अंदर आ चुका। अब अंदर आने का ये काम था सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल। दोनों में अंतर होता है। जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल पादप मतलब पेड़ पौधों में होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये हम तुम में होती है, जीव जंतुओं में। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है, जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो पेड़ पौधों में होती है। उसके बाद ये सब कुछ मिनरल्स वगैरह सब कुछ कहाँ आ गया, अंदर आ चुका। अंदर आने के बाद ये फिर जो ये मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। इन सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे आपसे अगर कोई इससे पूछा कि काम क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। क्या काम है, एनर्जी बनाना, ठीक है ना। इसी तरह से ये केंद्रक है, तो केंद्रक में बेसिकली इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रक का काम है, केंद्रक के अंदर होते हैं आपके पास डीएनए, आरएनए, और इसी के अंदर होता है राइबोसोम, ठीक है ना। और उसी में क्या होता है आपके पास, जीन वगैरह होते हैं। तो जैसे आप देखते हो ना, हर बच्चा अपने माँ बाप को जाता है, तो ये जो जीन वगैरह होते हैं, जीन वगैरह इसी के अंदर होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसी तरह से जैसे इसी के अंदर जो है, जैसे हम देखेंगे राइबोसोम है, तो इसका काम है क्या, आपके पास एक लाइसोसोम होता है, एक राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो इनका जो काम है, इसका काम है, राइबोसोम का काम है आपके पास क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन बनाना, एनर्जी बनाना, ठीक है ना। लाइसोसोम का काम है, जैसे सपोज करो कोई चीज आ गई अंदर एंट्री कर दी, और कोई ऐसी चीज है जो सेल के लिए हानिकारक है, तो वो क्या काम करता है, उस सेल को क्या काम करता है, अपने अंदर बाढ़ लेता है, और उसको क्या काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है, डिस्ट्रॉय। और वो कभी कभार खुद में भी जो है फट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, और सभी पार्ट का तुमने ध्यान रखना। तो सभी पार्ट के कुछ ना कुछ काम है, मतलब सबके काम है। तो तुमने इन जनरल ध्यान क्या रखना, मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि सेल का मोटा मोटा काम समझ में आया। भाई सेल का काम क्या है, जैसे उंगली है, उंगली चला रहे हैं, तो ये चल किस तरह सेल से चल रही है ना। एक बार तो मैंने ये उंगली हिलाई, तो इस उंगली में अगर सेल के अंदर एनर्जी नहीं होती, तो क्या ये उंगली चल पाती, नहीं चल पाती। सेल के अंदर एनर्जी क्या है, क्योंकि ब्लड से क्या आया, मिनरल्स वाटर्स वगैरह सब कुछ क्या लिया, मिनरल्स विटामिन कहाँ आई, अंदर एंट्री करके, अंदर एंट्री करे। अब वो उसको किसी ने एनर्जी भी तो बनाई होगी, तो वो एनर्जी किसने बनाई, माइटोकॉन्ड्रिया ने, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें आपको पता है एक जीन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान के चलो मेरी उंगली है, तो मेरी उंगली मेरे पिताजी को गई है, तो वो कहाँ से आए, वो मेरे पिताजी से आए हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आए, वो जीन वगैरह कहाँ रखे हैं, केंद्रक में बने हैं, ठीक है ना। यहाँ से एनर्जी बन गई, फिर कहीं प्रोटीन बनी, ठीक है ना। और सेल का डिवीजन भी हो जाता है। सेल का डिवीजन होना जरूरी है। जैसे मान के चलो जो छोटा बच्चा होता है वो इतना बड़ा होता है, तो उसमें सेल अंदर कम है। सेल क्या करती है, सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और सेल ग्रोथ करते हैं, तो जब सेल ग्रोथ करते हैं तो आदमी वृद्धि करता है। सेल क्या, सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेती है। डिस्ट्रॉय क्यों करती है, जैसे मान के चलो कोई हानिकारक सेल हो जाए, या कोई सेल की जो है डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये अपने आप को जो है वो भी कर लेती है, मार भी देती है सेल वगैरह। अब इनको एक एक करके हमने समझना है, तो मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है, आपके पास है क्या, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं यहीं से कि ये सेल है क्या, किस तरह से ये काम करती है। तो अब आप हेडिंग डालो पहले, सबसे पहले सेल, ठीक है ना। और सेल के बारे में हम जो है समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो राइबोस जैसा, ये आप समझ गए ना, इनके सबके अपने अपने काम करने हैं। अब बात करते हैं सेल की खोज कैसे हुई। देखो 1665 ईस्वी में, पहले सुन लो मेरी बात सुनो, अच्छा चलो लिखो मत, बता रहा हूँ तुम्हें इसको। देखो 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक, सन भी याद रखना है, ठीक है ना। इनमें ध्यान ये रखना है, इनके जो क्वेश्चन आते हैं ना, चार पांच वो ऐसे हैं, इनके खोज के बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक करके एक आदमी थे, साइंटिस्ट थे। वो क्या काम कर रहे थे, वो अपने गार्डन में जो है काम कर रहे थे। तो एक जो है कॉर्क नाम की, मतलब वो आपने देखी है, जैसे एक लकड़ी होती है, ठीक है ना। तो लकड़ी के दो पार्ट होते हैं, तो एक तो लकड़ी का बाहर का छिलका होता है, जो छिलके का अंदर वाला पार्ट है, जब क्या आप देखा होगा जो पुरानी बोतलों में उसकी ढक्कन भी लगाया जाता था, ठीक है ना, कॉर्क। तो उसको उन्होंने लिया और उसको उन्होंने जो है ना माइक्रोस्कोप में रखा, ठीक है ना। और उसको क्या काम करा, उसको देखा। तो उन्होंने जो देखा, उन्होंने उसमें देखा, तो उसमें उन्हें कुछ जो है फिगर दिखाई दी। फिगर किस तरह से दिखाई दी, इस तरह से जो है इनको फिगर दिखाई दी। अब ये जो फिगर थी, अलग अलग इनको बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी जो है जेल होती थी, और कुछ बोलते हैं ये कमरे की तरह जो है इनको दिखाई दी, ठीक है ना। इस तरह से ये थी।
आप समझ जाओ। तो बेसिकली इनको जो है इस तरह से जो है इसमें फिगर दिखाई दी। तो इन्होंने देखा, जो रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में, इन्होंने देखा कि ये क्या है, बेसिकली इनको लगा कि ये एक कमरा है। तो ये जो सेल है, ये सेल वर्ड जो है ये लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है कमरा। तो ये बेसिकली कमरे की तरह दिखाई दे रहे थे, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया कि ये बेसिकली क्या है, सेल है। और उसमें जो है साइंस के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आगे आप देखोगे इसी सब चीजों से जो मिली थी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो सेल की जो है, सेल की खोज किसने की, तो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की जो है खोज की थी। इसके बाद जो है यह प्रक्रिया जो है आगे जो है चलती रही, ठीक है ना। अब ये तो बात है, अब मुझे बताओ इन्होंने जो सेल की खोज की थी, ये बताओ ये जीवित सेल की खोज की थी या मरी हुई सेल की। तो ये जो सेल, एक काम करो लिखते रहो चाहे तो हाथ हाथ, ठीक है ना, लिखो 1665 में रॉबर्ट हुक। अच्छा एक बताओ, इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में सर। सर दोनों। हिंदी में, हम भी हिंदी वाले हैं। सर नहीं, हिंदी में। बैच बैच ही हिंदी मीडियम का, हिंदी में ही लिखूंगा, लेकिन कुछ चीज इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है ना, इसके हिंदी मतलब आती नहीं है। दोनों टर्म्स में लिखवा दीजिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही टर्म्स में बता दो हाँ, जिससे दोनों को दोनों में समझ में आए। लिखूंगा, दोनों में बोलूंगा, मतलब उसकी टर्म्स जो है जिसकी मुझे जरूरत है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में पूछ, चलो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैं समझ गया क्या है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। चलो लिखो, लिखा, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, अरे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, अच्छा ये तो पता है प्री के लिए पढ़ रहे हो आप, तो पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना, की वर्ड लिखूंगा। आप लिखो रॉबर्ट हुक 1665 सेल की खोज की, की वर्ड में लिखो, है ना। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना, इन्होंने जो खोज की, ये खोज कैसी थी, तो ये डेड सेल की खोज की, तो इन्हें लिखो मृत कोशिका की खोज की, हाँ डेड सोल की, मृत कोशिका की खोज की, ठीक है ना। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि ये तो 1665 में मृत कोशिका की खोज कर दी। अब बात है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये की ल्यूवेन होक ने, किसने की, एवी ल्यूवेन होक, ठीक है ना, ल्यूवेन होक याद रखना। इन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की, ल्यूवेन होक याद रखना, एन होक, ठीक है ना। एवी करके इसका नाम लिखना चाहो, पूरा ल्यूवेन होक ही आता है, ठीक है ना, एवी लिखना चाहो लिख लो ना, एंटिनो वोन ल्यूवेन होक पूरा नाम है, लेकिन नाम की जरूरत नहीं है, ल्यूवेन होक याद रखना। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। लेकिन ये खोज कैसी की थी, मृत कोशिका की, कैसी खोज थी, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेन होक ने की थी। सन इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो लिख लो, 1774 से 76 के बीच में। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मृत में और जीवित में, कैसे पता चला? अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, इन्होंने जो खोज की थी वो एक लकड़ी के टुकड़े में की थी। तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा था ना, वो बेसिकली उसके अंदर जो सेल थी वो डेड हो चुकी थी, ठीक है ना। और इन्होंने जो खोज की थी, इन्होंने, मैं बताता हूँ ये क्या काम कर रहे थे, ये अपने गार्डन में काम कर रहे थे। तो गार्डन में काम करते करते जैसे नखूनों के अंदर इनकी मिट्टी फंस गई थी, तो इन्होंने नखून से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के रखा उसमें, ठीक है ना। उसके बाद जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर जो है ना, मतलब उसको देखने के बाद फिर इन्होंने जो है सेल को देखा था, ठीक है ना। और उसमें इन्हें जो है ना बैक्टीरिया दिखाई दिया था, सबसे पहले क्या दिखाई दिया था, बैक्टीरिया। तो इनका इन पे दो क्वेश्चन आता है कि लिविन हॉक ने किस चीज की खोज की, तो एक तो क्या है, जीवित कोशिका की, ठीक है ना, लिविंग सेल की, लिखना सर चाहो सन बता दीजिए इनका, सन बता। 1774 से 76 के बीच, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, इन्होंने किस चीज में की थी, बैक्टीरिया में। अब जाहिर सी बात है, अगर बैक्टीरिया में खोज की तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो लिख लो यहाँ भी बैक्टीरिया की भी खोज की इन्होंने, लिख लो, इसको भी लिख लो, ठीक है ना। और लिखना चाहोगे, इन्होंने चार खोज की थी, एग्जाम में पूछे जाते, चारों ही लिख लो। एक तो लिखो लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की, किसकी, जीवित कोशिका की। दूसरा क्या लिखा है, बैक्टीरिया की खोज, ठीक है ना। और तीसरा क्या लिखा, आरबीसी, तीसरा लिखो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। जब ब्लड पढ़ाऊंगा वहां पर आपको बताऊंगा, है ना, ठीक है ना। और अगला लिख लो प्रोटोजोवा, अगला क्या लिखोगे बच्चा, प्रोटोजोवा। ये चार इन्होंने खोज किए है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये क्लियर है? तो आपने दो चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या कि एक तो सेल की खोज किसने की है, दूसरा लिविंग सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की। वहां जो सेल थी वो मरी हुई सेल थी, ठीक है ना। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो जीवित आदमी, आप उसकी सेल देखोगे तो सेल कैसी होगी, जीवित होगी। कोई आदमी मर जाएगा तो खत्म हो गया मामला, अब उसकी सेल कैसी, मरी हुई सेल है ना। तो कोई वैसा है नहीं। फिर भी उन्होंने जो है क्योंकि जो छाल ली थी, जो छाल देखा था ना पेड़ की, उससे ली थी, तो कॉर्क से ली थी, तो वो कैसी थी, बेसिकली वो मरा हुआ ही था, ठीक है ना। इसके बाद जो है सेल थ्योरी आई, ठीक है ना। अब सेल थ्योरी आई, अब मुझे ऐसा लगता है कि सेल थ्योरी में तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि सेल थ्योरी तुम्हें समझ में नहीं आने की, पहले सेल को समझो आप, ठीक है ना। सर इनका चौथा खोज बता दीजिए, लिवेन होक की। अच्छा, एक तो लिखो प्रोटोजोवा, एक आरबीसी, प्रोटोजोवा, आरबीसी, बैक्टीरिया, और एक लिख लो, होगी ना चार, ठीक है। ईयर की जरूरत नहीं है इनके, और लिखना चाहो लिख लो, स्पर्म की भी खोज की थी इन्होंने, शुक्राणु, ठीक है ना। इन चार की इन्होंने जो है खोज की थी। चलो ये तो हम थोड़ा सा भटक गए थे टॉपिक से, इधर इधर आओ, छोड़ो इसको। अच्छा ये 10 मिनट जो है ना, मैं पहले फैक्ट समझो तभी सेल पे पहुंचेंगे, क्योंकि सेल तक की पहले थ्योरीज वगैरह सीख लो। देखो उसके बाद हुआ क्या, सेल की खोज होगी, सेल पे काम करना स्टार्ट करा, ठीक है ना। तो जब सेल पे काम करना स्टार्ट करा तो अलग अलग साइंटिस्ट है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या काम करा, इनकी जो है सेल की थ्योरी दी। अब जो सेल की थ्योरी दी थी, तो सबसे पहले तो जो सेल की थ्योरी दी थी वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की थ्योरी ये दी कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिका से मिलकर बने, मतलब बिना सेल के कोई भी जीव नहीं है। ये सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत था, इसमें कोई इन्होंने देखे ये चले गए। इसके बाद जो है 1824 में, ठीक है ना, डट्रट आए, ठीक है ना। इन्होंने कोई खास बात नहीं बताई, इन्होंने बताया कि जो सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, मतलब वही सेल थ्योरीज होंगी। क्योंकि पहले क्या है, पहले भ्रांति थी, अलग अलग तरह की, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस किस तरह से मानव हुआ है, तो अलग अलग तरह की थ्योरीज वगैरह थी, कुछ मनगढ़ंत कहानियां थी। तो इन्होंने दो बात बताने की कोशिश करी। पहली क्या बात कि भाई जो कोई भी चीज है पृथ्वी पर, कोई भी जीव है, वो किससे मिलकर बना हुआ, सेल्स, और ये सत्यवाद है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा इन्होंने बताया कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी दी स्वान और स्वेडन ने। बेसिकली इनके भी सिद्धांत है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है, जैसे आपके एग्जाम के हिसाब से स्वान और स्वेडन ने सेल थ्योरी दी, ठीक है ना। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जितने भी लिविंग ऑर्गन है वो या तो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना, या सेल के अंग से मिलकर बने हुए, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश की। तो आपको इसमें ध्यान रखना कि सेल थ्योरीज दी किसने थी। अब बेसिकली जो सेल थ्योरीज है, मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें बाद में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले आपको सेल को समझो आप, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस पर सेल पे ही पहुंचते हैं और सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा सेल थ्योरीज में जानबूझ के लिखा नहीं रहा हूँ, रीजन क्या, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले सेल को आप जान लो, तो जैसे ही सेल को जानोगे तो उसके बाद जो है सेल थ्योरीज आप जो है समझ पाओगे। तो देखो दो तरह की चीजें होती हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। सेल होती हैं दो तरह की, यहाँ देखो, एक सेल ये है एनिमल सेल, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक होती है प्लांट सेल, ठीक है ना। एनिमल सेल के जो बाहर होती है, ये वो होती है, इधर कोई नहीं, सेल मेम्ब्रेन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। देखो जितने भी एनिमल है, एनिमल का मतलब आदमी, गधा, कोई भी जानवर, गधा घोड़ा, कोई भी जानवर, जितने भी एनिमल सेल होते हैं, तो जैसे सेल है, तो सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जैसे आप गुब्बारे लेते हो ना, तो गुब्बारे के चारों तरफ क्या होती है, मतलब कवरिंग होती है। तो हाँ, ये चार एक ही झिल्ली होती है, क्या ध्यान रखना, एक ही झिल्ली होती है। उस झिल्ली को आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन्स, क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन्स, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका झिल्ली। अब ध्यान ये रखना होता है, फिर होती है एक होती है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर दो झिल्ली होती है, कितनी झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है।
तो जो बाहर वाली होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका भित्ति, और इसको जो बोलते हैं ये तो वही कोशिका झिल्ली होती है। तो देखो ध्यान ये रखना होता है, दो झिल्ली होती हैं, इसका काम है क्या, सेल मेम्ब्रेन्स का। अब हम बात करते हैं, अब इसको समझना, तो पहला तो काम ये रखना है एनिमल सेल और इसके सेल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो सबसे बाहर की झिल्ली होती है वह कौन सी होती है, वह होती है कोशिका झिल्ली। और प्लांट सेल की सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होता है। अब इनका काम क्या, तो एनिमल सेल का, सेल में जो सेल मेम्ब्रेन्स का काम है, सबसे पहले आप इसके काम को समझो। तो इसका काम है कि जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं जो ब्लड वगैरह में होते हैं उन सबको अंदर बाहर करना, मतलब जो अच्छी चीज है उसको अंदर लेना, जो बाहर चीज है बाहर करना। जैसे ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है ना, अब ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है ना, और ग्लूकोज वगैरह जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन अगर तुमने याद हो तुम्हारे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है ना C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद जैसे ही आएगा तो इसके बाद क्या है, ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP प्लस, क्या है ये, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, ATP, ये कितने होते हैं 38 ATP। इसे बेसिकली क्या बोलते हैं आप, ऊर्जा बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, देखो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा था, ग्लूकोज कहाँ से आया, ब्लड से, ब्लड वगैरह से ग्लूकोज वगैरह आया है। ब्लड के अंदर ही क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ गया, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद यहाँ से क्या बना दिया इसने, CO2 प्लस H2O बना दिया, और उसके बाद क्या, ATP। ATP मतलब ये एनर्जी, ये बन गई ऊर्जा। इसी ऊर्जा से पूरा काम हो रहा है, यही ऊर्जा है जिससे क्या हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। इस बात को आप इस तरह से और समझो, इस वाली बात को ध्यान दो। अब मेन बात यह है कि ये होती कैसे है। देखो ये तो ठीक है कि हमने ले लिया, अब क्वेश्चन यही आता है कि ये अंदर बाहर ले कैसे लेते हैं, अंदर बाहर जितनी भी चीज है, जैसे सेल से आप कैसे ले लेते हो, किस तरह से हम ट्रांसफर कर पाते हैं। तो देखो सेल के बाहर ब्लड तो है ही, ठीक है ना, तो इसको तुमने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में एक जो है ना, हाइपरटेनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है ना, आइसोटोनिक, ये 3 टर्म्स आपने सुनी होंगी। इनको मैं एक बार जो है बता देता हूँ। अच्छा इसको लिखूंगा मैं, आप इसको भी बता रहा हूँ, मत लिखूंगा मैं इसको, सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा ये तो समझ में आ गया। देखो होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो। आप एक गिलास लेना और उस गिलास में शक्कर मिला देना, चीनी, गुड़ वगैरह कुछ भी मिला देना, अच्छी खासी मात्रा में मिलाना, ठीक है ना, उसके अंदर फिर किशमिश डाल देना। उसके अंदर क्या डाल देना, किशमिश डाल देना। जैसे ही आप उसके अंदर किशमिश डाल दोगे तो बताओ किशमिश क्या होंगी, फूल जाएंगे सूख जाएंगे, तो किशमिश सूख जाएंगी, किशमिश क्या होंगी, सूख जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वो होती है ना, एक थ्योरी होती है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ होता है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभावित होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभावित होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास गिलास लिया, गिलास में आपने क्या रखा, पानी लिया, पानी में आपने शक्कर डाल दिया, तो शक्कर में बेसिकली क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, शक्कर में जो है हाई कंसंट्रेशन किसमें है, शक्कर में, मतलब शक्कर के अंदर मिठास, पानी के अंदर मिठास ज्यादा है, और किशमिश के अंदर क्या कम है, ठीक है ना, किशमिश के अंदर क्या है, कम है। क्या चीज, मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, को समझो। देखो होता क्या है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जब हाइपरटेनिक में आपने क्या काम करा, उसमें जो है ज्यादा वो रख रखा है, शक्कर कम है सर और किशमिश की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इससे उससे हाँ शक्कर ज्यादा है, अरे दोनों में से कोई सा भी ले लो, कौन सा लेना चाह रहे हो, ये भी तो बात है ना।
आप एक काम करो, आपने क्या काम करा, शक्कर को ज्यादा ले रहे हो, तो बताओ शक्कर ज्यादा लोगे तो क्या होगा? शक्कर ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक मिनट रुको 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 रुको, तुमने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अरे नहीं, रुक जाओ, देखो रुक जाओ, मैं इसको करा ही देता हूँ यहाँ। लिखो एक वो लिखो, तुम एक थ्योरी लिखो, पहले मैं इसको पूरा ही करा देता हूँ, इसको लिखो। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार आया हुआ है, इसको लिखो। तो एक लिखो, लिखो उच्च पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। हेडिंग लिख लो डिफ्यूजन। हाँ, डिफ्यूजन। सर इसकी हिंदी क्या होगी? विसरण, विसरण, इसकी हिंदी लिखो विसरण। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसको क्या है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में लिखो सर उच्च सांद्रता मिश्रण, से मिश्रण मिश्रण हो गए, मिश्रण हो गया। विसरण, 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 ठीक है ना। अच्छा इसको मैं समझा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं इसको पूरा ही करा दे रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप भी। लिखो इसमें लिखो, शॉर्ट में लिखो, ठीक है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, बस इतना ही लिखो, मैं समझा दूंगा कैसे होगा। आप लिख लो शॉर्ट में लिखो, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा तुम्हें। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, ठीक है ना। और डिफ्यूजन का जो एक रेट होता है, डिफ्यूजन का क्या होता है बच्चा, एक रेट होता है। इसका रेट आप समझो, ये गैस में सबसे ज्यादा होती है, फिर वाटर में क्या होती है, कम होती है, और फिर उसके बाद सॉलिड में। इस बात को आप ऐसे समझो, देखो सपोज करो मैंने अभी जो है यहाँ पर एक जो है धूप बत्ती जलाई, तो उसकी धूप बत्ती की जो महक होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो विसरण हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, गैस के थ्रू। और गैस का जो विसरण होता है वो कैसा होता है, बहुत हाई होता है। इसी तरह से मैं पानी में कोई चीज पानी में डालूं, जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा कलर डाल दिया, तो वो भी पूरे पानी में फैल जाएगा, लेकिन उसमें गैस की अपेक्षा थोड़ा सा समय कम लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो ये वाली चीज भी आप क्लियर है, क्लियर है ना। अब ये दोनों चीज क्लियर होगी, यही कुछ चीज मैं सॉलिड में डालूं तो समय और ज्यादा लगेगा। तो ये डिफ्यूजन का क्या होता है, डिफ्यूजन का एक रेट होती है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछा डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन की रेट होती है गैस में सबसे ज्यादा, वाटर में सबसे कम, सॉलिड में उससे कम। ये बेसिकली केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको इसके जाने बिना आप उसको नहीं समझ पाओगे जो बात मैं समझा रहा हूँ। ये बात आप समझ गए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप लिखो, एक लिखो ऑस्मोसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं परासरण, परासरण। लिखो इसी को, लिखो ऐसे ही, अरे एक एग्जाम के हिसाब से सब तुम्हें ये वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे भी, ठीक है ना। 9th क्लास में है सब कुछ, तुम्हें 9th क्लास में दे रखा है। अच्छा इसको समझने के लिए आपको जो है ना, आपको एक सॉल्यूशन बनाना होगा। देखो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीज के मिलकर बना होता है, तो एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब इसमें क्या चीज होती है, देखो जो सोल्यूट होता है यह हमेशा कम होता है, ये क्या होता है, कम, जैसे चीनी। और ये हमेशा ज्यादा होता है, जैसे पानी। अर्थात यह घुलता है। मेरी बात को समझो आप पहले, एक मिनट देखो। जैसे सपोज करो आपने एक पानी लिया, आपने क्या लिया, पानी लिया। अब पानी में आपने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी। तो बताओ पानी ज्यादा होगा या चीनी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा होगा, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। और चीनी क्या है, कम है, तो चीनी क्या होगी, सोल्यूट होगा, ठीक है ना। अब चूंकि जो चीज घुल रही है वह क्या होती है, सोल्यूट, और जिसमें घुल रही है वह क्या होता है, सॉल्वेंट होता, ठीक है ना।
अब हमेशा इनकी एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। देखो अब इसको जो है ना आप इस तरह से समझो। अब इसमें तीन कंडीशन बनती है, इसमें क्या बनती है, तीन कंडीशन बनती है। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, इसका मतलब होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन, बल्कि इंग्लिश में याद रखोगे ज्यादा ठीक रहोगे। अल्प सॉल्यूशन को मिश्रण, मिक्सर बोलते हैं मिश्रण। इसका विलियन, अरे विलियन विलियन होता है विलियन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो कंडीशन बनेंगे आपके पास। पहली, अगर सोल्यूट ज्यादा है किससे, सोलवेंट से। सोल्यूट ज्यादा है किससे, सोलवेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे आप सपोज करो ये पानी है, इसमें आपने चीनी मिला दी। अब चीनी क्या है, चीनी क्या है, ज्यादा है। तो अगर चीनी ज्यादा है तो ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, जब आप इसमें किशमिश डालोगे, जब आप इसमें क्या करोगे, किशमिश डालोगे, तो किशमिश इतनी डालोगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, किशमिश सूख जाएगी, इसमें क्या होगा, सूख जाएगी किशमिश, ठीक है ना। और एक जो कंडीशन होती है आपके पास दूसरी लिखो इसमें, एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे मान के चलो आप जो है ना नॉर्मल पानी में किशमिश डालोगे, नॉर्मल पानी में किशमिश डालोगे तो किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी भाई, किशमिश फूलेगी। और अगर जितना, अगर वो दोनों बराबर रखोगे, कैसे रखोगे, इक्वल रखोगे, बराबर रखोगे, तो फिर चीनी क्या होगी, वो किशमिश सेम रहेगी, ना फूलने की ना कम होने की। अच्छा आप इस बात को छोड़ो इसमें, हाँ तो सर जो किशमिश है इसकी सांद्रता ज्यादा थी क्या? हाँ, ये जो डिपेंड करता है ना कम और ज्यादा, ये किशमिश के अंदर के मिठास के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं समझ पा रहे क्या बात को, ये किशमिश की मिठास के अंदर की बात हो रही है। जैसे सपोज करो किशमिश के अंदर कोई चीज है, तो दो जगह होगी ना वो, दो जगह होगी वो चीज। जैसे एक तो आप पानी की बात कर रहे हो, एक किशमिश के अंदर की, तो जो कंपेयर करना है वो किशमिश के अंदर से करना है, किशमिश के अंदर से करना है कंपेयर, समझ गए ना। अरे आप इतना ध्यान रखो। अच्छा एक बात तो आप दो चीज ध्यान रख सकते हो, जब पानी को, किशमिश को नॉर्मल पानी में डालते हो तो किशमिश फूल जाती है, शक्कर वाले पानी में डालते हो किशमिश सूख जाती है, बस इतना ही तो काम है। बस इसी काम से आप सीधा सेल पे पूछो, बात खत्म करो। बस इतना 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 ही ध्यान रखो आप। अब एक बात हो, यहाँ से ब्लड वगैरह आता है, ब्लड वगैरह आता है। अब मुझे बताओ, ब्लड में आयरन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है ब्लड उसमें, और यहाँ भी सब कुछ है। तो एक जगह ज्यादा होंगे, एक जगह कम होंगे, एक जगह ज्यादा होगी कोई चीज, एक जगह कम होगी, तो ज्यादा से इधर जाएगी, कम से इधर जाएगी, और ये काम चलेगा नहीं चलने का। तो बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस थ्रू होता है, मतलब आपके क्वेश्चन ये है ना कि उसमें कोशिका के अंदर ये जा कैसे रहे, ठीक है ना। तो ये जाता किससे है, कोशिका झिल्ली के थ्रू जाता है, किससे जाता है, कोशिका झिल्ली के थ्रू जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो अर्ध पारगम्य होती है, मतलब कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को जाने देती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सेल सेल मेम्ब्रेन्स का काम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का आप काम बता दोगे, भाई सिंपल काम है। तो अब आप हेडिंग डालो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन,
लिखो। लिखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डालना, सेल बोल डाला, सेल मेम्ब्रेन डाल दिया ना तुमने। चलो तो पहले एक काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही लिख लो। वैसे सेल वॉल को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वो पहले, एक काम करो इसकी जगह डालकर सेल वॉल कर दो, सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अरे कुछ नहीं, वो नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, आगे पीछे उसे लिखाना है, इसके बाद लिखाना है उसको, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। देखो यहाँ देखो, सेल वॉल, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। लिखो, यह केवल पादप जंतुओं में पाई जाती है, यह केवल पादप जंतुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? प्लांट्स में पाई जाएगी, ठीक है ना। और यह सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है ना। एनिमल में यह नहीं पाई जाती है। वैसे इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही दोगे, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेल वॉल के बारे में पहले ध्यान रखना कि ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। किसकी होती है? पादप जंतु की। अब एक देखो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट को दृढ़ता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? कठोरता। जैसे आप देखते हो जो प्लांट, आप देखोगे प्लांट कैसा होता है, पेड़ हमेशा कठोर होता है। तो उसकी जो कठोरनेस का जो कारण होता है, वह क्या होता है? सेल वॉल ही होता है। सेल वॉल क्या होती है? उसको दृढ़ता प्रदान करती है, और उसको क्या देती है? सुरक्षा देती है, ठीक है ना। क्या देती है? सुरक्षा। एक तो इसमें ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना कि ये किसकी बनी हुई होती है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा था। तो यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो लिखो, यह सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। दूसरा, इसका कार्य लिखना चाहो, लिखो, यह सेल को दृढ़ता प्रदान करती है, कठोरता, दृढ़ता प्रदान करती है। अच्छा, सेलुलोज क्या है, कोई बताएगा बच्चा सेलुलोज के बारे में? अच्छा, सेलुलोज का पाचन हम कर सकते हैं। देखो, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह की शुगर होती है। सुनो मेरी बात को, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह की शुगर होती है। इसकी खास बात यह होती है कि इसको मानव नहीं पचा सकता। जब मानव के पूंछ थी, तब मानव इसको पचा सकता था, ठीक है ना। अब हमारी पूंछ गायब हो चुकी है, तो हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। अगर किसी जीव को, आप मानव को सेलुलोज दे देते हो, तो वह बीमार हो जाएगा, मतलब उसका फंक्शन कर, क्योंकि इसका डाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ूंगा, तो मैं बताऊंगा कि सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता, मतलब इन डिटेल में। अभी बस आपको ये ध्यान रखना होता है। और इसमें अब देखो होता क्या, आपसे ये पूछा जाएगा, देखो आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। पहला क्या, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाएगी। क्या कोशिका भित्ति मानव में पाई जाएगी? नहीं पाई नहीं। जाने की, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है तुमने, बस देखो एग्जाम में दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक सबसे बाहर की लेयर होती है, एक सेल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इतना ही है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और जानना चाहो, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये सेलुलोज होती है ना, सेल वॉल होती है, इसकी परतें होती है। इसकी कैसी होती है? परत होती है। ये कुछ लेयर में बना हुआ होता है, जैसे एक लेयर, दो लेयर, और ये तीन लेयर। मतलब आप देखो, जो कोशिका की जो बाहर की लेयर है, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी क्या है? तीन लेयर होती है इसमें। इनके तीन लेयर का नाम होता है। जैसे इसकी जो पहली लेयर, इसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं तृतीय कोशिका भित्ति, ठीक है ना। जब ये कोशिका भित्ति होती है, तो इन कोशिका भित्ति के अंदर ही क्या बनता है? एक कोशिका झिल्ली टाइप की बनती है,
ठीक है ना, मतलब इनके बीच में ही एक इस तरह से बीच में यहाँ एक बनती। अब ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, तो इन कोशिका भित्ति से पहले ये बीच का पार्ट बनता, ये बना हुआ होता आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम का। किससे मिलकर बना हुआ होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये मिलकर बना हुआ होता है। जब आपने देखा होगा, अब देखो सबसे पहले बनता है ये बीच वाला पार्ट, सबसे पहले क्या बनेगा? बीच वाला पार्ट। उसके बाद ये दो, ये यहाँ बीच में इस तरह से, तो उसके बाद इसके ऊपर लेयर सी बनती चली जाती है। क्या बनती है? लेयर बनती। तो आपने देखा होगा जब फल कच्चा होता है तो वो बड़ा कठोर होता है। जब फल क्या होता है? कच्चा होता है, कठोर होता है। जब ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम जो है ये घुल जाते हैं, तो फिर फल कैसा हो जाता? मुलायम हो जाता। ठीक है ना, तो वो इसी की वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो आप किसी वजह से कच्चे आम को आपने देखा होगा, पक्के आम को आपने देखा होगा, ठीक है ना। और इसे मध्य पटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पटल। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है वैसे, तुम इतना ही है बताओ, ये लिखोगे जो बात मैंने बताई है या नहीं? वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी, लिखा नहीं है तो बताओ, लिखा दूंगा। सर जो आपने बताया ना कि पादप में एक तो बाहर कोशिका भित्ति है, अंदर कोशिका झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली है वो यही मध्य पटल में होती है। कोशिका झिल्ली? आपने तो बताया था पादप में दो होती हैं, एक अंदर एक कोशिका झिल्ली भी होती है और बाहर कोशिका भित्ति होती है। देखो दोबारा समझा दे रहा हूं मैं। ये एक सेल है, ये पादप सेल है। कैसी सेल है? पादप सेल। इसकी दो लेयर होंगी। इसकी कैसी लेयर होंगी बच्चा? दो लेयर होंगी। जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, और जो ये बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। अब हम बात कर रहे हैं हम केवल जो पढ़ रहे हैं, हम केवल इस वाली को स्टडी कर रहे हैं। हमने अब इसका, ये जो बाहर वाला था ना, इसका इतना पार्ट लिया और इसके इतने पार्ट को हमने इसको ब्रेक करा। हमने किसको करा? इसको ब्रेक करा। तो जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की भी तीन लेयर होती है। कोशिका भित्ति की भी कितनी लेयर होती है? तीन लेयर होती है। तीन। अब आपसे तो केवल एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये प्लांट में कहाँ पाई जाती है? सबसे बाहर की लेयर होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है दृढ़ता प्रदान करना। लेकिन और आगे जाना चाहो तो इसकी भी कितनी लेयर होती है? तीन लेयर होती है। और इसकी तीन लेयर में भी एक होती है मिडल पटल, मध्य पटल बोलते हैं इसको। मिडल पटल, मध्य पटल। ये मध्य पटल किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। लिखना चाहो इसको लिख लो। तो ये इसी का पार्ट है बस, क्योंकि इसको जो है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, लिखो इसके बारे में लिखो, और अगर लिखना चाह रहे हो लिखोगे इसका, बस बहुत है इतना ही। देखो एग्जाम में नहीं आने का, आप यकीन मानो मेरी बात का, ज्यादा उसका भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है नहीं आने का। ठीक है ना, मैंने बता दिया है कि होता क्या है, किस तरह से है ये। ठीक है ना। और बस आपको ये बताना चाह रहा था, देखो कभी आपसे कोई पूछ ले कि तीन लेयर में होता है, इसकी जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये होता है, जब फल पकता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है? घुल जाता है। और घुलने के बाद फल कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये बताओ, पहले ये बताओ, जो ये सेल वॉल है इसके बारे में आप समझ गए? कहाँ पाई जाती? केवल प्लांट में पाई जाएगी, प्लांट की सबसे बाहरी परत होगी। ठीक है ना। और मानव में नहीं पाई जाती है। किसकी बनी होती है? बस एक बात ध्यान रखना, इसका एग्जाम के हिसाब से सेलुलोज की बनी होती है। दो पॉइंट याद रखना, एक तो सेलुलोज की बनी होती है और एक पे उसकी प्लांट की सबसे बाहरी परत होती है। काम क्या है? दृढ़ता, कठोरता प्रदान करना। बस इतना ध्यान रखना, 3 पॉइंट, इससे आगे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इससे आगे आप आगे डालो, अब डालो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हेडिंग है सेल कोशिका। देखो इधर इधर फोकस करो। अब एक बात बताओ, अच्छा बताओ, हमने दो सेल ली, एक ली प्लांट सेल और एक ली एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में तो कितनी होंगी बच्चा? दो लेयर होंगी। तो पहली वाली तो क्या होगी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरी वाली क्या होगी? मेम्ब्रेन्स, कोशिका। और ये क्या होती है? कोशिका
अच्छा एक बात तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इधर फोकस करो। जो ये सेल मेम्ब्रेन्स है, ये प्लांट की कौन सी लेयर होती है? सेकंड लेयर। और एनिमल की कौन सी लेयर होगी? फर्स्ट लेयर। पहला क्वेश्चन तो लिखो, इसमें ये वाली बात लिखो, कोशिका झिल्ली में लिखो, यह एनिमल सेल की पहली परत होती है। यह एनिमल सेल की पहली परत होती है और प्लांट सेल में दूसरी परत होती है। प्लांट सेल में कौन सी परत होती है? दूसरी परत होती है। ठीक है ना, लिख लिया? देखो यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। लिखो यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना? लिखो ये अर्ध परागम्य होती है। सर मतलब क्या हुआ? मतलब आधी चीजों को अंदर जाने देती है, आधों को बाहर। जो मैंने बताया था ना अभी, जो समझा रहा था। सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है ना, अर्ध परागम्य झिल्ली। लिखो इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरियम्बल, पेरियम्बल मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब होता है कुछ चीजों को अंदर जाने देगी और कुछ चीजों को बाहर ही रहने देगी। अच्छा एक बात हो, सेल के अंदर कोई भी चीज आ रही है तो आएगी तो इसी से गुजर के तो जाएगी। अब इसका मैंने जो चीज इसको ऐसा लगता है कि ये अंदर जाने देनी है तो उसको अंदर जाने देगी, और जिस चीज को लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है सेल के लिए, उसको अंदर जाने नहीं देने की। समझ रहे हो ना, ये इसका काम है। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार पीसीएस में कि कौन सी अर्ध परागम्य झिल्ली होती है, तो कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पेरियम्बल मेम्ब्रेन्स। ठीक है ना, लिखो यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्या चक्कर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेलों सर में इसको पाई। लिख के बता दीजिए। अच्छा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अच्छा ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसको आगे ये है सिलेबस में तुम्हारे में, आगे इसमें मैं पढ़ूंगा। इसको समझना चाहोगे? इसको समझो, देखो प्रोकैरियोटिक वह सेल होती हैं जो क्या होती हैं, अर्ध विकसित होती हैं। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक वो होती हैं जो क्या होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता या केंद्रक का अभाव होता। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये बेसिकली इसमें बैक्टीरिया वगैरह में ये पाई जाती है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो हम तुम में पाई जाती है। मतलब ये अच्छी सेल होती है और वो खराब सेल होती है। तो ये आगे है, इसमें अंतर है, अंतर इसका बाद में समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इस वाली लाइन को समझो मत, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। नहीं सब में होती है, ये केवल जो प्रोकैरियोटिक होती है बैक्टीरिया, ये दोनों में पाई जाती है। हाँ, ठीक है, क्लियर है? टाइम कितना हो गया?
समय हो गया क्या? कितने बजे से क्लास? किस टाइम तक चलनी क्लास? अच्छा 12 से उत्तराखंड चलनी है ना। अच्छा चलो पहले आप मेरी बात समझो, चलो रुको इस बात को समझो। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, इसमें आप एक चीज नोटिस करो। चलो छोड़ो उस बात को छोड़ो। देखो तुम्हें सेल की मैं एक खास बात बताता हूँ जो सेल आप पढ़ के गए हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी आदमी की आंखें वीक होगी, उसकी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, तो इस बात का मतलब क्या है सेल की थ्योरी में? तो जैसे सपोज करो किसी की आंखों से दिखाई देना बंद हो गया या कम दिखाई दे रहा, तो इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। कोई ऐसा एक प्रोटीन था जिससे आपकी आंखें दिखती थी, अब उसने दिखाई देना कर दिया है बंद। मतलब वह प्रोटीन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर इंजेक्शन से या किसी दवा के थ्रू वो प्रोटीन आपकी सेल तक पहुंचाता है, आपकी सेल तक वह प्रोटीन पहुंच जाता है, आपको दिखाई देना फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो किसी आदमी को फीवर आ गया, तो बेसिकली फीवर आने का मतलब यह है कि आपकी सेल के अंदर कोई एक प्रोटीन कम हो गया, कोई प्रोटीन क्या हो गया, कम हो गया। डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर आपको दवा देता है। तो हमारी तुम्हारी लैंग्वेज में तो वो दवा है, बल्कि वो दवा नहीं है, वह एक तरह का प्रोटीन देता है। वो प्रोटीन देता है कि जो प्रोटीन आपका कम हो चुका, उस प्रोटीन को आपको देगा, वो सेल तक पहुंचेगा और आपका सेल पहले की तरह काम करना स्टार्ट करेगी और आप कैसे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। जैसे किसी आदमी का ये हाथ नहीं काम नहीं कर रहा, हाथ काम न करने का लॉजिक सिंपल आप ये समझो। देखो बड़े लेवल पे तो हाथ काम नहीं करना है, छोटे लेवल पे ये है कि ये उंगली काम नहीं कर रही है। तो छोटे लेवल पे बात यह है कि ये उंगली नहीं हिल रही है मेरी, जैसे सपोज करो छोटे लेवल पे बात यह है बिल्कुल उसमें कि यहाँ की जो सेल है उस सेल वह सेल काम नहीं कर रही है, अब हिला नहीं पा रही है। इसका मतलब कोई ऐसा प्रोटीन था इस सेल के अंदर जो पहले उंगली को हिला पा रही थी, अब वह जो है हिलाना उसने कर दिया है बंद। अब डॉक्टर क्या काम करेगा, डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह देगा, कुछ भी देगा, वह प्रोटीन उंगली के अंदर तक जाएगा और ये क्या काम करने का, उंगली जो है हमारी चलनी स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली जो सेल है ना, सेल से ही आपकी जो है जितनी भी बीमारी वगैरह है, जैसे आप देखते हो ना, आप देखो सेल के बीच में एक होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाता है राइबोसोम वगैरह है ना, और इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए आरएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए। और यहीं पर जो है आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन वगैरह बनता है। तो अगर ये प्रोटीन ठीक बना रही है सेल तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और अगर प्रोटीन खराब बन रहा है तो आप क्या है, आप खराब हो चुके, मतलब आपका जो है कोई प्रॉब्लम हो चुकी। अब बेसिकली इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए आरएनए। तो आप देखते होगे अगर किसी आदमी के डीएनए में चेंज कर दिया जाए, डीएनए में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो चेंज करने के बाद जो है अगर डीएनए आपने चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा, जैसे सपोज करो कोई आदमी काला है या कोई आदमी गोरा है, तो वो क्या काम करते हैं, जैसे इसके बाद ही एक टॉपिक होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, तो जैसे वो क्या काम करते हैं, जीन को ब्रेक करते हैं, मतलब डीएनए को लेते हैं, डीएनए को खोल देते हैं। मतलब पहले सेल लेंगे, सेल का अध्ययन करेंगे, उसका केंद्रक देखेंगे, केंद्र के बाद डीएनए लेंगे, डीएनए को क्या काम करेंगे, डीएनए को खोल कर रख देंगे। डीएनए में वो देखेंगे जीन। अब जीन क्या होते हैं, जीन तो करोड़ों अरबों जीन होते हैं, उसके अंदर भी वो जीन देखेंगे कि भाई ये वाला जीन है आदमी को काला करने के लिए, ये वाला जीन है आदमी को गोरा करने के लिए, ये वाला जीन है आदमी की लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो, अब मेडिकल के थ्रू आपने किसी बच्चे को जो है जन्म देना है, ठीक है ना, बिना नेचुरल तरीके से नहीं, मतलब वैसे मेडिकल के थ्रू, आर्टिफिशियल के थ्रू। तो हम क्या काम करते हैं, हम एक जो है जीन लेते हैं। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि भाई हमने एक एक आदमी का डीएनए लिया, ठीक है ना, एक सेल ली। अब सेल में क्या काम करा, सेल में हमने देखा कि भाई इसके अंदर गोरापन तो डाल दो, स्मार्टनेस डाल दो किसकी, शाहरुख खान वाली, लंबाई डाल दो अमिताभ बच्चन वाली, बॉडी डाल दो जॉन इब्राहिम वाली। मतलब आप जैसे जॉन इब्राहिम का सेल लिया, उसका डीएनए लिया, उसके डीएनए में आपने ये देखा, उसके डीएनए में आपने क्या देखा कि भाई इसकी बॉडी के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है। तो जीन तो बहुत सारे हैं, हमने देखा कि भाई जीन की ऐसी एक लंबी लिस्ट होती है, जीन की खूब लंबा होता है जीन, मतलब कल्पना ही कर पाओगे आप तो, वैसे तो नहीं। अब हमने देखा कि इतना जो जीन है, ऐसा जीन ये है जो इसकी बॉडी बना सकता है। यहाँ से जॉन अब्राहम का जीन डाल के इसमें डाल दिया, ये वाला जीन लिया अमिताभ बच्चन का, इसकी हाइट डाल के यहाँ डाल दी। तो कुल मिला के आप देखते हो कि क्या आप जो है एक पूरा जैसा चाहो ऐसा आदमी जो है तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। आपने एक नाम सुना क्लोन, क्लोन नाम सुना, क्लोन बेसिकली क्या होता है, कितने बच्चों ने नाम सुना, हाथ खड़ा करना, सुना है ना।
देखो क्लोन ऐसा होता है, जैसे मान के चलो आप बैठे हो तो मैं आपका क्लोन तैयार कर सकता हूँ। वह जो क्लोन होगा बिल्कुल सेम आपकी तरह होगा, आपकी तरह आवाज होगी, आपकी तरह उसकी आंख होगी, बिल्कुल सेम आपकी तरह होगा, ठीक है ना। लेकिन आदमियों को क्लोन बनाना भी इलीगल है, अलाउ नहीं है। और याद हो तो क्लोन भारत में बना चुके हैं, सर किस किस चीज का बना दिया? भेड़ का क्लोन बन चुका है ना सर? हाँ भेड़ का बन गया, भेड़ का बन गया और भैंस का बन गया। सबसे पहले भेड़ का बना था और हरियाणा में भैंस का बन चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो तुमने करना क्या, मैंने बस एक सेल का इंपॉर्टेंट बताया कि सेल को जब आप पढ़ते चले जाओगे तो यहीं से आप यही कड़ी कहाँ पहुंचेगी, डीएनए में। और यहीं से आप कहाँ कलेक्ट करोगे, सीधा बायोटेक्नोलॉजी में, किसमें? डीएनए आरएनए पढ़ोगे, जीन पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये कि सेल से ही पूरा जुड़ा हुआ है। आपने ध्यान क्या रखना, आपने अभी मैंने दो चीज बताई आपको, एक तो आज की क्लास में, एक तो सेल मेम्ब्रेन्स और एक सेल वॉल। इन दोनों का आपको समझ में आ गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे किससे बनी हुई होती है, क्या इसके काम होते हैं ना। तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। ये अगर समय हो तो बताओ, मैं दो चार लीजिए, लिखवानी हो तो बताओ, फैक्ट लिखाने हो तो बताओ। नहीं नहीं, अगर लिखने हो तो बता दो, नहीं तो कोई नहीं। ये लिखा देता हूँ, कौन सी सबसे बड़ी सेल होती है, कौन सी सबसे छोटी सेल होती है? सर लिखवा दीजिए फैक्ट। चलो लिखो फिर, लिखो। अच्छा बताओ, सबसे संसार में सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है बताओ? शुतुरमुर्ग का अंडा, हाँ लिख दो। और चिस्ट एग, ये संसार का ध्यान रखना, संसार लिखा रहा हूं ना। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ी, संसार में सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। लिखो सबसे छोटी, संसार में सबसे छोटी सेल किसकी होती है? लिखो बैक्टीरिया। किसकी होती है? सर बैक्टीरिया। आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आपको। चलो अभी, अरे आज दूसरे रूम में बैठ गए गलती से, कल से ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। लिखो आप, लिखो संसार की सबसे बड़ी छोटी कोशिका किसकी होती है? बैक्टीरिया की। अच्छा एक बताओ, जैसे बहुत तरह की भैंस होती हैं, बहुत तरह की, कई वैरायटी की गाय होती हैं, कई वैरायटी की बकरी होती हैं, तो ऐसी बैक्टीरिया भी कई तरह के होते हैं। तो इसमें लिख लो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की। मतलब बैक्टीरिया का एक रूप है माइकोप्लाज्मा। देखो दो क्वेश्चन आपको हो गए। सबसे बड़ी कोशिका किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी का कोशिका किसकी? माइकोप्लाज्मा की। और माइकोप्लाज्मा बेसिकली है क्या? एक बैक्टीरिया। एक क्या है? बैक्टीरिया। इसको, इस बैक्टीरिया को एक नाम और देते हैं, इसे जोकर भी कहते हैं। लिखना चाहो लिख लो। बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि जैसे आप देखते हो ना, जोकर क्या काम करता है? अपना रंग रूप बदलता रहता है हमेशा, अपनी आकृति बदल लेता है, मतलब कुछ भी, अभी कुछ बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा। आदमी को, हाँ बैक्टीरिया को जोकर बोलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा माइकोप्लाज्मा को अगर तुम लिखना चाह रहे हो, माइकोप्लाज्मा को पीपीएल बोलते हैं। लिखना चाहो लिख लो, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा को। नहीं 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 नहीं, चलो शांत बैठो। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, ठीक है। तो ये आप ठीक समझ है, गए। पीपीएलओ एमएलओ। अच्छा ये माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। अच्छा माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ और इसका नाम है एमएलओ। पीपीएलओ का मतलब पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अरे अरे इतना ही रहने दो, लिखो पॉलीप्लूरो, पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म इसका है। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अरे ये मैंने बस क्यों बताया, मुझे लगता है आपको। देखो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है?
बैक्टीरिया का एक रूप है माइकोप्लाज्मा। इसके दो अलग अलग नाम है, पीपीएलओ, एमएलओ, इसी के दो नाम है। मॉलिक्यूल को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। हाँ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फ्यूलो चलो इसको छोड़ो यार, तुम इसको कहाँ इतने चक्कर में पड़े। पीपीएल एमएलओ रहने दो, आएगा नहीं इतना ही, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक काम और करो, अब इसमें लिखो। अच्छा बताओ, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव के शरीर में, हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी कोशिका? न्यूरॉन। लिखो लिखो, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव के शरीर में, ये मानव की बॉडी में है ना, लंबी लिखो पहले, लंबी। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की, किसकी होती है? न्यूरॉन की। न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है ना। सर सबसे छोटी बोल दी। नहीं, सबसे लंबी है ये मानव शरीर में। नहीं नहीं सर, लंबी लिख लिया, छोटी भी आप बोल रहे। अच्छा लिखो, सबसे छोटी लिखो फीमेल गेमेट, ठीक है ना। हाँ, फीमेल एग लिख लो। क्या सर, फिर इसको लिख के बताओ सबसे छोटी वाली कौन सी है? गेमेट, ठीक है ना। ओवा, ओवा बोल देते हैं। सबसे छोटी क्या है? अच्छा, ये है लार्जेस्ट, सबसे लंबी। हाँ। अरे तुमने कंफ्यूज कर दिया। मैं देखो, सबसे लंबी न्यूरॉन, लंबी और बड़ी में अंतर होता है, ये तो जानते हो ना। और सबसे बड़ी लिखो फीमेल गेमेट, ठीक है ना। ओवा बोलते हैं इसको, ओवा। हाँ, ठीक है ना। और हिंदी में अंडाशय बोल देते हैं इनको, अंडाशय। और ये हो गया, तो ये सबसे बड़ी है और सबसे लंबी। बड़ी और लंबी में अंतर जानते हो ना भाई, लंबी लंबी लेंथ में होती है और बड़ी प्रॉपर ओवरऑल बड़ी होती है ना, ठीक है ना। ओवा मतलब ओवरी। और लिखो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल मानव शरीर में, मेल गेमेट, मेल। नर जनन लिख लेना इसको, अंडाणु लिख लेना यहाँ, मेल गेमेट, ठीक है ना। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, सेल इतना ज्यादा वो है नहीं, तुमने काम क्या रखने हैं, इनके सबके और वो याद रखने हैं, किसकी खोज किसने की है, किसका क्या फंक्शन है, बस इतना सेल का काम है तुम्हारा। अब तो समझ गए ना ओवरऑल सेल की क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, क्या काम होता है, सेल का क्या काम होता है, किस तरह से न्यूट्रिएंट जा रहे हैं सब। अब अभी हमने पढ़ी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इनका काम ये था कि अंदर से पदार्थ को ले आए। अब हमारे पास अंदर प्रोटीन, वाटर वाटर सब कुछ जा चुका, अब हम अंदर ही क्या काम करेंगे, उसके अंदर ही एनर्जी बनवाएंगे। कैसे एनर्जी बनेगी, ठीक है ना, किस तरह से जीन में चेंजेस होगा। तो अब हम अंदर का काम देखेंगे, सेल का। सेल का आप समझ गए ना। चलो फिर इतने रहने देते हैं। किसी का कोई डाउट है ऑनलाइन में? नहीं है ना। नो सर, नो। चलो ठीक है फिर, थैंक थैंक यू थैंक सर। यू। यू। ओके, वेलकम।